तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। कल हमने इसके चैप्टर 3 कर लिए थे। चैप्टर जो है थर्ड को कल हमने किया था, उससे पहले फर्स्ट और सेकंड को किया था, राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 2003। तो चलिए आज जो है हम इसका चैप्टर 4 करेंगे, विच इज़ मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटीज़। तो शुरू करते हैं और उम्मीद है आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी और आप सारी क्लासेस को जो है पूरा देख रहे होंगे। पूरा देखेंगे तभी जाकर के रूल्स की क्लासेस को तो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर ही डिटेलिंग है कि कौन सी धारा जो है उसका जो एप्लीकेशन जो है वो कैसे होगा, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। जब तक आप इसको पूरा नहीं देखेंगे, डिटेल के साथ नहीं देखेंगे, तो इसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे, उसको आप नहीं कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रूल 28 इज फर्स्ट जनरल मीटिंग, यानी पहली सामान्य बैठक। देखिए, जब भी कोई सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है, तो पंजीकरण होने के बाद में एक निर्धारित सीमा है कि इस सीमा के अंदर आपको जो है फर्स्ट जनरल बैठक यानी पहली सामान्य बैठक है वो जो बुलानी पड़ेगी। और इसकी क्या है, 1 महीना। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर हो जाता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट मिल जाता है रजिस्ट्रेशन का, उसके 1 महीने के भीतर जो सीईओ है सोसाइटी का, उसको यहाँ पर पहली सामान्य बैठक बिठानी पड़ेगी, मतलब बुलानी पड़ेगी। यदि समिति या अधिकारी बैठक आयोजित करने में विफल रहता है, अब कोई ऐसा केस हो गया कि ये जो यहाँ पर जो सीईओ है या फिर इसके अंडर में काम करने वाला कोई कर्मचारी है वो बैठक को बुलाने में विफल रहता है, तो रजिस्ट्रार द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जो रजिस्ट्रार है वो किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जो बैठक यहाँ पर बुला सकता है। बैठक क्या करेगा, सबसे पहले चेयरमैन का चुनाव होगा, अगर चेयरमैन उस सोसाइटी में नहीं है, क्योंकि नया नया रजिस्ट्रेशन हुआ है, नया नया पंजीकरण हुआ है, तो चेयरमैन बहुत सारी सोसाइटीज में नहीं होते हैं। तो चेयरमैन यहाँ पर सबसे पहले जो है, जो 27(1) के तहत जो है वो यहाँ पर चेयरमैन को जो है उसका चुनाव किया जाएगा। लेखा विवरण प्राप्त करना, बैठक से 14 दिन पहले तक के सभी लेन देन का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक कब होगी, बैठक 1 महीने के अंदर अंदर होगी और पिछले 14 दिनों के अंदर जो भी यहाँ पर लेन देन हुआ है उसका विवरण जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा इस बैठक के अंदर। उधार की सीमा तय की जाएगी कि जो समिति है वो उधार लिए जाने वाले धन की सीमा कितनी है वो यहाँ पर तय की जाएगी। और इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो भी तय की जाएगी, क्योंकि नई समिति यहाँ पर सोसाइटी यहाँ पर नई बनी है और नई सोसाइटी है तो ऑब्वियसली उसको इलेक्शन की ज़रूरत होगी, जिससे उसकी कमेटी जो है, सोसाइटी की कमेटी, उसके मेंबर्स को चुना जा सके। और कमेटी के मेंबर्स चुने जाएंगे तभी जाकर के सोसाइटी का काम जो है वो पूरी रूप से चालू होगा। तो चुनाव के लिए जो कार्रवाई होगी वो तय की जाएगी। यदि समिति राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण यानी स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के अंतर्गत आती है, कौन कौन सी सोसाइटीज जो है वो इसके अंतर्गत आती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। ये हमने एक्ट में पढ़ा है कि कौन कौन सी सोसाइटीज जो है वो स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के अंतर्गत आती है। तो चुनाव का अनुरोध प्राधिकरण को किया जाएगा, अगर इसके अंडर आती है तो जो प्राधिकरण है, इलेक्शन अथॉरिटी है, उनके पास में एप्लीकेशन भेजा जाएगा कि हमारी सोसाइटी है उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब यहाँ पर हमें चुनाव करवाना है, तो आप चुनाव की प्रक्रिया है उसको चालू कीजिए। अन्य मामले, समिति के नियमों में उल्लेखित अन्य मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। नया नया रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसके बाईलॉज के अंदर जो भी मामले हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर सभी मेंबर्स को बुला करके चर्चा की जाएगी। ये एक तरीके से ऐसा ही हो गया कि किसी ने नई नई जो है यहाँ पे दुकान खोली, तो उसके बाद में क्या होगा, वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मेंबर्स हैं, जिन जिन से उसने उधार लिया है, उन सबको बुला करके एक तरह से ये सोसाइटी का क्या हो गया, इनॉग्रेशन हो गया ऑफिशियली काम करने के लिए, कि सब लोगों को यहाँ पर बुला करके एक मीटिंग तय की जाए, उसमें बताया जाए क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हम काम करेंगे, इलेक्शन है वो कैसे करवाए जाएंगे। इलेक्शन जल्दी से जल्दी करवाना जरूरी है ताकि सोसाइटी का काम आगे शुरू हो जाए। और चेयरमैन नहीं है तो उसको यहाँ पर जनरल मीटिंग के अंदर चुन लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में 29, विच इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेलीगेट जनरल बॉडी। अब देखिए, कई कई जो सोसाइटीज होती है उसमें मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए मेंबर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 1 लाख मेंबर हो गए, 50,000 हो गए। इतने अगर मेंबर्स जो हैं, अगर उनको मीटिंग के लिए बार बार बुलाया जाए, एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है और स्पेशल मीटिंग्स जो होती है, उसके अंदर इतने सब लोगों को बार बार इकट्ठा किया जाए
कई बार ऐसा सोसाइटी के मामलों में पॉसिबल नहीं होता है, कई बार लोग आते भी नहीं आते हैं, तो फिर जो 50% और 2/3 का मैंडेट है वो यहाँ पर पूरा नहीं हो पाता है। अब जैसे हमारे क्या होता है, हम विधानसभा और लोकसभा में अपने जो है प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हमारी तरफ से क्या देते हैं, किसी भी कोई बिल आता है, कोई प्रस्ताव आता है, उस पर हमारी तरफ से क्या करते हैं, वोट करते हैं। ऐसा नहीं होता ना कि हर छोटी मोटी चीज के ऊपर जाकर के सिटीजन से वोट करवाया जाए। तो सेम वैसा ही सिस्टम है यहाँ पर कि अगर सदस्यों की संख्या जो है वो 500 से ज्यादा हो, यानी 500 से ज्यादा हो, तो यहाँ पर एक जो है डेलीगेट जनरल बॉडी बनाई जाएगी। कोई ऐसी सोसाइटी है जिसमें 500 से ज्यादा सदस्य है, तो वहां पर उनको क्या बनाया जाएगा, एक डेलीगेट जनरल बॉडी बनाई जाएगी, जिसमें 30 से कम और 300 से अधिक जो है सदस्य नहीं होने चाहिए। यानी उनकी कितने सदस्य यहाँ पर होना चाहिए, 30 से लेके 300 के बीच में सदस्य होने चाहिए। इनको क्या बोलेंगे, प्रतिनिधि बोला जाएगा। यहाँ पर प्रतिनिधि सामान्य निकाय, प्रतिनिधि सामान्य निकाय। और ये कब बनाई जाएगी, जब मेंबर्स की संख्या कितनी हो, 500 प्लस हो, 500 से ज्यादा हो। चुनाव प्रक्रिया, प्रतिनिधि सामान्य निकाय के चुनाव समिति के नियमों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। यदि चुनाव राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाते हैं तो प्राधिकरण को सूचना दी जाएगी। ये जो डेलीगेट्स होते हैं उनके भी चुनाव होंगे, और ये चुनाव कैसे आयोजित किए जाएंगे, ये जो समिति के बाइलॉज हैं, जो हमारी सोसाइटी के बाइलॉज हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर चुनाव किए जाएंगे। और अगर कोई स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी के अंडर में आता है, स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के अंडर में अगर कोई यहाँ पर सोसाइटी आती है, तो उन्हें जो है सूचना दे दी जाएगी कि हमें यहाँ पर डेलीगेट जनरल बॉडी के चुनाव करवाने हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 30 है जनरल मीटिंग, यानी सामान्य बैठक। सामान्य बैठक जो है वार्षिक सामान्य बैठक, यानी जो एनुअल जनरल बैठक होती है, समिति को वित्तीय वर्ष के अंत के 3 महीने के भीतर भीतर, कितने समय में, 3 महीने के भीतर भीतर, 3 मंथ्स के भीतर भीतर यहाँ पर जो है एनुअल जनरल मीटिंग यहाँ पर बुलानी होती है। 3 महीने से ज्यादा का समय नहीं लिया जा सकता, 3 महीने के भीतर भीतर जो है सामान्य बैठक जो है वो आयोजित करनी होती है। और वित्तीय वर्ष यहाँ पर क्या होता है, वित्तीय वर्ष हमारे पास में होता है 31 मार्च, ये आपको याद रखना है। बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पहले दी जाएगी। जितने भी मेंबर्स हैं जो यहाँ पे जनरल मीटिंग में आने वाले हैं, उनको 7 दिन पहले इसकी सूचना दे दी जाएगी। और कोरम जो है वो कुल संख्या का 5वां हिस्सा होगा। कोरम कितना होगा, 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स, 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स। अब ये कोरम क्या होता है, कोरम देखिए, आपने जो है एक मीटिंग बुलाई, उसके अंदर डिसीजन लेना है। डिसीजन लेना है तो सदस्य होंगे सोसाइटी में, और सोसाइटी के सदस्य, ऐसा नहीं हो सकता कि मीटिंग के दिन जो है 5 ही सदस्य आए, बाकी सब अब्सेंट थे, तो आपने 5 के वोट करवा करके बहुमत जो है उसके हिसाब से कोई भी अपना निर्णय पास कर दिया। ऐसा नहीं होगा। सामान्य बैठक के अंदर जो है कम से कम 5वां हिस्सा होना चाहिए। जो कुल सदस्य है उनके अंदर जो है उसका 5वां हिस्सा होना चाहिए। अगर 100 सदस्य है तो कितना होना चाहिए, 20 मेंबर्स कम से कम होना चाहिए। और यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक को स्थगित किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, लेकिन 7 से 15 दिनों के भीतर भीतर फिर से बुलाया जाएगा। अगर कोरम कंप्लीट नहीं होने की वजह से कोई बैठक स्थगित होती है तो 7 से 15 दिनों के भीतर भीतर वापस बुलाया जाएगा। मतदान जो है वो हाथ उठाकर या मतपत्र द्वारा किया जा सकता है। जैसे भी सदस्य तय करें, वो हाथ उठाकर भी किसी जो है विषय के ऊपर मतदान कर सकते हैं, जैसा कि हमारे लोकसभा विधानसभा में भी होता है, और या फिर मतपत्र के द्वारा भी किया जा सकता है। और बैठक का कार्यव्रत, यानी जो मिनट्स हैं, जो भी यहाँ पे बैठक होगी उसके मिनट्स जो है, उसके कार्यव्रत, यानी उसके अंदर क्या चर्चा हुई, उसके ऊपर आगे क्या एक्शन लेना है, किसने क्या बोला है, ये तुरंत तैयार किया जाएगा। और 72 घंटों के भीतर भीतर अध्यक्ष व सीईओ के हस्ताक्षर इस पे लिए जाएंगे कि ये जो यहाँ पर कार्यव्रत है वो तैयार हुआ है, ये मिनट तैयार हुई है, उसके ऊपर सीईओ और चेयरमैन के हस्ताक्षर होंगे, और वो हस्ताक्षर करके इसको संरक्षित करेंगे। हमने पिछली धाराओं में देखा था कि कोई भी सदस्य जो है किसी भी बैठक की मिनट्स निकाल सकता है, कार्यव्रत निकाल करके उनको देख सकता है, या उसकी एक प्रतिलिपि, उसकी एक कॉपी के लिए जो आवेदन करके वो उसे अपने पास ले सकता है, उसकी एक कॉपी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रूल 31,
इज पावर टू कॉल एनुअल एंड स्पेशल जनरल मीटिंग, वार्षिक और विशेष सामान्य बैठक बुलाने की शक्ति। तो यहाँ पर रजिस्ट्रार को यह शक्ति दी गई है कि वो समिति वार्षिक या विशेष सामान्य बैठक आयोजित करने में विफल रहती है। देखिए वार्षिक जो एनुअल मीटिंग है, जो हर जो आपके ये वित्तीय वर्ष जो कंप्लीट होता है उसके बाद में आपको जो है वार्षिक बैठक बुलानी रहती है, और कोई अगर उनको स्पेशल कोई रिजोल्यूशन लेकर के आना है तो विशेष सामान्य बैठक बुलानी होती है। अगर वो जो कमिटी है अगर इसे बुलाने में विफल रहती है तो रजिस्ट्रार या फिर उसके द्वारा अगर कोई अधिकृत व्यक्ति है वो बैठक बुला सकता है। धारा 25 व धारा 26 के तहत अगर जो है बैठक बुलाई जानी है, धारा 25 में हमने 25 और 26 में पढ़ा क्या था, एनुअल जनरल मीटिंग और स्पेशल जनरल मीटिंग, वो अगर नहीं बुला पा रही है, कोई कर्मचारी या सीईओ नहीं बुला पा रहा है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति यहाँ पर बुला सकता है। और ये बुलाने के बावजूद इनको एक स्पेशल राइट भी यहाँ पर दिया हुआ है। इन्होंने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद में किसी भी विषय के ऊपर मतदान हुआ, वोटिंग हुई, और वोटिंग में जो 2 सदस्य थे या फिर जो निर्णय था उसमें हाँ वाले और ना वाले दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, मत जो है दोनों के बराबर हो गए। तो ऐसे केस में इनके पास में वोट डालने का अधिकार रहता है। ये चाहे तो ये जो है अगर बराबर हो जाएगा तो इसके पक्ष में जाना है या विपक्ष में जाना है, ये रजिस्ट्रार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति है जो यहाँ पर ये निर्धारित करेगा, क्योंकि इसके पास वोट डालने का अधिकार है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है रूल नंबर 32 विच इज अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी, यानी जो समिति जो है, जो किसी भी सोसाइटी की कार्यकारी समिति होती है उसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि किस धारा में जो है हमारे राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2001 की किस धारा, किस सेक्शन के अंदर कमेटी का जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है, और उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, और उसमें रिजर्वेशन जो है उसका क्या प्रावधान है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो समिति का गठन यानी कमेटी का गठन जो है नियमों के अनुसार किया जाएगा। समिति की बैठक की कोरम समिति के कुल सदस्यों का 50% या 7 सदस्य। चलिए हमने पहले भी किया था कि मैक्सिमम सदस्य कितने हैं, वो यहाँ पर 16 हो सकते हैं। तो कोरम में कम से कम तो 7 सदस्य होने चाहिए या फिर 50% जो भी यहाँ पर अधिक है वो होने चाहिए। मान लीजिए किसी सोसाइटी की कमेटी के अंदर 8 मेंबर हैं, तो जो यहाँ पर कोरम के लिए कम से कम 7 मेंबर्स ही लगेंगे उनको, तभी कोई डिसीजन लिया जा सकेगा जब 7 मेंबर्स कम से कम अवेलेबल है। किसी सोसाइटी में 9 मेंबर है तो भी 7 मेंबर कम से कम होना चाहिए, या फिर किसी के अंदर 16 मेंबर है तो अब 16 है तो यहाँ पर 7 वाला नहीं होगा, यहाँ 50% कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, तो यहाँ पर 8 की सीमा लागू होगी, यानी 50% या 7 सदस्य जो भी अधिक होता है वो वाली सीमा यहाँ पर लागू होती है। और समिति में यानी कमेटी में कोई भी रिक्ति होती है, मान लीजिए कोई कमेटी का मेंबर है वो त्याग पत्र दे देता है या फिर अन्य किसी कारणों की वजह से यहाँ पर जो है वैकेंसी निकल आती है, तो इसमें समिति का शेष कार्यकाल कुल कार्यकाल से आधे से कम है, आधे से कम है तो यहाँ पर जो है को ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर जो है रिक्ति भरी जा सकती है, और अगर आधे से ज्यादा है तो फिर उसका क्या होगा, दोबारा से चुनाव करवाया जाएगा। अगर आधे से तो कम है तो क्या हो जाएगा, को ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर रिक्ति जो है भरी जा सकती है। सदस्य जो हैं कमेटी के वो डिसाइड करके को ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर जो है उस वैकेंसी को भर सकते हैं। नेक्स्ट रूल 33 इज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व के लिए अयोग्यता। अब प्रतिनिधि कौन होंगे, प्रतिनिधि वो होंगे जो किसी भी सोसाइटी जो है उसके अंदर किसी दूसरी सोसाइटी में जाकर के या फिर किसी भी तरह से एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी जगह जाकर के, वो यहाँ पर प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव माने जाएंगे। और रिप्रेजेंटेटिव है वो अगर कोई नियम 34 में उल्लेखित अयोग्यताओं से ग्रस्त है, यानी इस जो रूल के अंदर जो अयोग्यताएं हैं अगर ये इससे ग्रस्त है तो वह अन्य समिति में प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होगा। यानी अगर 34 में जो अयोग्यताएं हैं वो अयोग्यताएं उसके ऊपर लागू होती है तो वो कहीं भी रिप्रेजेंटेटिव बन करके नहीं जा सकता। और 34 हमारे पास में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ कमिटी, यानी जो हमारी कमिटी है कमिटी का मेंबर बनने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन। तो सीधा सा मतलब निकल जाता है जो कमिटी का मेंबर नहीं बन सकता वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता, क्योंकि जो मेंबर के लिए जो सदस्यता मतलब क्या बोलते हैं मेंबर बनने के लिए आवश्यक शर्तें जो पूरी नहीं कर रहा है वो रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं बन सकता।
कोई भी व्यक्ति किसी कमेटी का सदस्य नहीं बन सकता यदि वह ये जो उल्लेखित चीजें हैं, सरकारी कर्मचारी होना, मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है तो वहां पर कमेटी में आकर के वो जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता, कमेटी में कोई भी पद जो है वो ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कमेटी जो होती है ना, ये जो सहकारी सोसाइटियों की जो कमेटी होती है, समिति जो होती है, इसके अंदर जो पोजीशन होल्ड करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। वो जैसे कोई कोषाध्यक्ष है, कोई यहाँ पर चेयरमैन है, या फिर उनके डिफरेंट जो भी क्या बोलते हैं कोई भी स्पेशलिस्ट है किसी भी क्षेत्र का, तो वो यहाँ पर आकर के अगर फुल टाइम इलेक्शन लड़के मेंबरशिप लेना चाहता है कमेटी की, तो उसे काम भी करना होगा, उसे बहुत सारा उसके ऊपर कार्यभार भी आएगा, और उस कार्यभार को वो नहीं संभाल पाएगा अगर वो फुल टाइम कहीं और बिजी है। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो है सरकारी कर्मचारी होने पर रोक लगा दी है, वो यहाँ पर कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। समिति के साथ अगर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, अनुबंध कर रखा है, तो उस स्थिति में भी वो यहाँ पर जो है कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसमें गुंजाइश है कि आपने समिति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और आप कमेटी के मेंबर बन जाते हैं। सोसाइटी के साथ में अगर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो सोसाइटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रखने वाला इंसान अगर कमेटी का मेंबर बन जाएगा तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपने फेवर में कुछ चीज़ों को मोड़ तोड़ सकता है। इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट में है किसी तरह से सोसाइटी के साथ में, वो कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते। और कोई आपराधिक मामलों में अगर दोषी ठहराया गया हो तो वो भी यहाँ पर जो है कमेटी का मेंबर बनने के लिए अयोग्य है। और ऑब्वियसली अगर कोई कमेटी का मेंबर बनने के लिए अयोग्य है तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए भी अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में रिम्यूनरेशन पेएबल टू एडमिनिस्ट्रेटर। अगर मान लीजिए किसी सोसाइटी के अंदर इलेक्शन होने हैं या फिर किसी सोसाइटी की जो कमेटी है उसको भंग कर दिया गया है, ऐसे केसेस में क्या होता है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट होता है, ये हमने देखा था। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको जो भी पारिश्रमिक मिलेगा, जो भी तनख्वाह मिलेगी, जो भी भत्ते मिलेंगे, वो रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा कि यहाँ पर इसको इतना पैसा है जो हर महीने दिया जाना चाहिए, ये सुविधाएं इसको मिलनी चाहिए, और इतना खर्चा है जो इस पर लगेगा, और ये कहाँ से जाएगा, ये सोसाइटी के फंड से दिया जाएगा, सोसाइटी के फंड से इसको भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ कमिटी और मेंबर्स देयर ऑफ, यानी अगर कोई कमेटी का मेंबर है उसको किस तरह से हटाया जा सकता है, या फिर पूरी की पूरी कमेटी जो है उसको किस तरह से हटाया जा सकता है, ये हमारे पास रूल 36 में है। हटाने की प्रक्रिया, यानी यदि समिति या सदस्यों को हटाने की आवश्यकता होती है तो रजिस्ट्रार यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा, एक जो है एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर नियुक्त करेगा। जनरली एडमिनिस्ट्रेटर तब नियुक्त किया जाता है जब पूरी की पूरी कमेटी को हटाया जाए। अगर किसी एक सदस्य को हटाया जाता है तो यहाँ पर प्रशासक की जरूरत नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है वो जाकर के सारा कार्यभार जो है वो अपने हाथ में ले लेगा, और वो तभी जरूरत पड़ती है जब यहाँ पर पूरी कमेटी को हटाया जाए। अगर आरबीआई की अनुशंसा से किसी सदस्य या कमेटी को हटाया जाता है तो उन्हें 15 दिन का पहले नोटिस दिया जाएगा और तभी उनको हटाया जाएगा। या फिर पदाधिकारी हैं जैसे चेयरमैन है, कोषाध्यक्ष है, कोई और तरह के किसी भी तरह के मेंबर्स हैं, उनको हटाने के लिए जो जनरल बैठक जो होती है, सामान्य बैठक जो होती है, जनरल मीटिंग, उसके अंदर प्रस्ताव पारित किया जा सकता है कि फला आदमी, इसने इलेक्शन जीता है, इसका कार्यकाल बचा हुआ है, इसने 1 साल जो है सर्विस करी है, 4 साल बची हुई है, लेकिन ये अच्छा काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर जो है सामान्य सभा में इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करके उसको हटाया जा सकता है। रजिस्ट्रार को ये प्रस्ताव पारित होने के बाद में भेजा जाता है और रजिस्ट्रार इसे हटाने की प्रक्रिया करता है। रूल 36 नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ द कमेटी, यानी समिति के बैठक की सूचना। अब कमेटी की जो बैठक होगी उसकी सूचना है वो 7 दिन पहले जो कमेटी के मेंबर्स को दी जाएगी, और एजेंडा जो है वो सदस्य को भेजा जाएगा कि इस एजेंडे पे जो है हम मीटिंग करने वाले हैं। वो एजेंडा भी कमेटी मेंबर्स को भेजा जाएगा और 7 दिन पहले उन्हें सूचना भी दी जाएगी। नेक्स्ट इज रूल 38 प्रोसीजर ऑफ टेकिंग पोजीशन ऑफ बुक्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, यानी जो उनकी पुस्तकें, दस्तावेज, रिकॉर्ड्स इतने, इन पे कब्जा किस तरह से किया जाता है। यदि समिति के यानी कमेटी के किसी भी प्रकार की जो डॉक्यूमेंट्स पर कब्जा करना जरूरत होता है तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जाकर के कब्जा कर सकता है। एक चीज हमने एक्ट में पढ़ा था कि अगर इनको कब्जा करने के लिए किसी पुलिस की जरूरत पड़ती है तो किस रैंक का अधिकारी कम से कम होना चाहिए जो इनके साथ जाकर के पोजीशन करवाएगा, रिकॉर्ड्स का जो है, रिकॉर्ड्स है उनकी जब्ती करवाएगा, ये आपको मुझे बताना है।
रूल 39, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज, जैसे कि आप जॉब लगेंगे तो आप वहां पर ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आएंगे, और कमिटी मेंबर्स वो होंगे जो इलेक्शन से, चुनाव से चुने जाते हैं। आप जो है जो कमिटी मेंबर्स होंगे वो आपके एक तरह से जो है सीईओ और चेयरमैन जो होता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो सीनियर माने जाते हैं, क्योंकि वो इलेक्शन से आते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर जो सिस्टम चलता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी से सीनियर ही माने जाते हैं, वैसा ही सिस्टम यहाँ पर होता है। तो सहकारी समिति के कर्मचारियों की नियुक्ति रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित योग्यताओं के आधार पर की जाएगी। रजिस्ट्रार जो है वो योग्यताएं निर्धारित करेगा कि इस पोस्ट के लिए ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये उम्र सीमा होनी चाहिए, उनको कम से कम कितना वेतन दिया जाना चाहिए, ये यहाँ पर रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा। और यदि कोई कर्मचारी योग्यता प्राप्त नहीं करता है तो उसे नौकरी से हटाया जा सकता है। ऐसा संज्ञान में आता है कि इन्होंने किसी को यहाँ पर नौकरी दे दी है और वो योग्यताएं पूरी नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में उसे रजिस्ट्रार द्वारा यहाँ पर से हटाया भी जा सकता है किसी भी कर्मचारी को। नेक्स्ट है 39A, विच इज सहकारी समितियों के लिए भर्ती बोर्ड, रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब ये हम एक्ट में भी पढ़ चुके हैं बहुत बार, सेम चीज है। कुछ ये जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर नए हैं, ये तो हमने पहले एक्ट में भी पढ़ा था कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक रिक्रूटमेंट बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होते हैं, जो एडिशनल रजिस्ट्रार होते हैं वो यहाँ पर इसके अध्यक्ष होंगे। 2 सदस्य होंगे, एक जो है रजिस्ट्रार जो भी नॉमिनेशन करेगा वो अधिकारी होगा जो कम से कम जिसकी ग्रेड पे 7600 से ज्यादा हो। 7600 से ज्यादा होने वाला अगर कोई ऑफिसर है उसको रजिस्ट्रार द्वारा नॉमिनेशन किया जाएगा। और सदस्य सचिव जो होगा वो सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान जयपुर के निर्देशक, यानी जयपुर जो है वहां पर राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान है, राजस्थान कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, उसके जो निर्देशक हैं, उसके जो डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर सदस्य सचिव माने जाएंगे। 3 सदस्य होंगे, अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव। सचिव जी है ना, तो सचिव जी कौन होंगे यहाँ पर, राजस्थान कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, बोर्ड द्वारा समिति के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया संचालित की जाएगी। ये बोर्ड है वही यहाँ पर सहकारी सोसाइटी के जितने भी भर्ती को देखेगा। आप लोगों की जो भर्ती आ रखी है वो भी इन्होंने ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। भले ही आप किसी भी बैंक में जाएंगे, बहुत सारी बैंक्स हैं, उन बैंक्स में आपकी अलग अलग बैंक्स के अंदर जाकर आप जैसे जैसे आपका नंबर आएगा, सिलेक्शन होगा, वैसे वैसे आपको पोस्टिंग मिलेगी। वो बैंक अपने आप में एक सहकारी बैंक है, अपने आप में एक जो है एंटिटी है, लेकिन फिर भी ये जो बोर्ड है वही उसके माध्यम से ही यहाँ पे कर्मचारियों को लिया जाता है। परीक्षा शुल्क जो है वो उम्मीदवारों से वसूला जाएगा। ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कुछ स्टूडेंट्स को कि परीक्षा शुल्क जो है वो उम्मीदवारों से वसूला जाएगा, और ये यहाँ पर रूल्स में मेंशन है। इसी वजह से पिछली बार जब कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे भर्ती आई थी और उन्होंने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्मूला लेकर के आए थे। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर सरकार तो पैसा देती नहीं है, वो तो एक बार ले लेती है और बहुत सारे एग्जाम्स करवाती है, पर रूल्स में लिखा हुआ है कि ये पैसा जो है वो कौन बेयर करेंगे, कौन देगा, स्टूडेंट्स देंगे। और OTR के तहत उन्होंने पैसा ले लिया और वो जो है सहकारी बोर्ड को यहाँ पर दे नहीं रहे थे। तो यहाँ पर ये भर्ती जो है लगभग आप मान करके चलो कितना 1-1.5 साल, 1-1.25 साल, 1.5 साल अटक गई थी, क्योंकि उन्होंने इस रूल्स को बिना पढ़े यहाँ पर। और कितनी मतलब ये एक आयरनी है कि जिन्होंने रूल बनाया, जो हमारे अशोक गहलोत साहब हैं, चाचा जी, जिन्होंने ये रूल बनाया, वही इस रूल को बिना पढ़े भर्ती निकाल करके उसको 1-1.5 साल अटका करके चले गए। भर्ती के लिए समितियों की श्रेणियां, निम्नलिखित श्रेणियों की समितियों के कर्मचारियों की भर्ती बोर्ड द्वारा की जाएगी। जितने भी अपेक्स बैंक और सेंट्रल स्तर की जो भी सोसाइटीज हैं उनकी पेक्स जो हैं उनकी, और यहाँ पे प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स है वो, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, और ऐसी अन्य समितियां जिनकी शेयर पूंजी 5 लाख से अधिक हो। अगर उनकी शेयर पूंजी 5 लाख से अधिक हो तो परीक्षा की जो भर्ती है वो कौन करवाएगा,
कर्मचारी जो है भर्ती बोर्ड है वो करवाएगा अगर किसी भी सोसाइटी की शेयर पूंजी 5 लाख से ज्यादा हो, और परीक्षा अगर जरूरत हो तो वो यहाँ पर बोर्ड खुद करवा सकता है या किसी स्वतंत्र एजेंसी की सहायता ले सकता है, जो कि हम यहाँ पर कौन ले रहा है, आईबीपीएस की जो है शायद सहायता ली जा रही है आपकी वैकेंसी के अंदर, आपकी भर्ती रिक्रूटमेंट के अंदर। तो ये जो है वो 39A ये वो रूल है जिसकी वजह से यहाँ पर भर्ती जो है 1-1.5 साल अटक गई थी। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन अगेंस्ट बीइंग इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध आदि में रुचि रखने पर प्रतिबंध, यानी समिति के किसी अधिकारी या कर्मचारी को किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा जा सकता। समिति जो है वो अपने कर्मचारी, अपने एम्प्लॉइज को किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं रख सकती, जो उसकी सेवाएं से रिलेटेड, सेवा देने लेने से रिलेटेड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रख सकती। अगर वैसे कॉन्ट्रैक्ट में रखेगी तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कोई अगर किसी ने पावरफुल पोजीशन होल्ड कर रखी है तो वहाँ पर इसका मिसयूज कर सकता है, इसलिए उनको यहाँ पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है रूल 41, एनुअल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग बैलेंस शीट एक्सेट्रा, यानी वार्षिक लेखा विवरण और बैलेंस शीट है वो किस तरह से यहाँ पर जारी की जाएगी। लेखा विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के 45 दिन के भीतर भीतर कमिटी, यहाँ पर समिति जो पढ़े ना, ये कमिटी द्वारा वार्षिक लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। यानी इस कमिटी द्वारा जो है कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो है वो समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर भीतर यहाँ पर जो है अकाउंट्स बैलेंस शीट्स बनाई जाएगी और इसकी एक कॉपी है जो ऑडिटर को भेजी जाएगी। और ऑडिट जो है वो कितने टाइम में करवाई जाएगी ये आप मुझे बताएंगे कि ऑडिट जो है वो किस सेक्शन में आता है, ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस क्या होती है और ऑडिट जो है वो कितने टाइम में होना जरूरी है। यहाँ पर तो हमने बैलेंस शीट और स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, अब ऑडिटर के पास में कॉपी जाएगी, फिर ऑडिटर ऑडिट करने आएगा तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाता है, कितना दिया जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है रूल 42, फॉर्म फॉर द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर जो फॉर्म जो है किस तरह उसका प्रारूप क्या होगा, जो बैलेंस शीट और जो है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाया जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस खाता तैयार किया जाएगा और इसे सामान्य बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि फॉर्म बी के प्रारूप में होगा। किस में होगा? फॉर्म बी का यहाँ पर प्रारूप होगा। फॉर्म बी के प्रारूप में ही यहाँ पर बैलेंस शीट तैयार की जाएगी। अगर कोई स्पेशल केस में रजिस्ट्रार को लगता है कि यहाँ पर फॉर्म बी के अलावा किसी दूसरे प्रारूप की अनुमति देनी चाहिए तो वो यहाँ पर जाकर के अनुमति दे सकता है, अन्यथा फॉर्म बी के अंदर ही यहाँ पर बैलेंस शीट्स बनाई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में है ये जो हमारा चैप्टर 4 जो है मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटीज, ये कंप्लीट हो गया है। आपको जो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका आप जो है आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। अगर कोई डाउट है तो इस क्लास को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है वो आपको याद हो जाए और उसके बाद में ही एमसीक्यू वाला जो सेक्शन है उसको आप अटेंड करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम एमसीक्यू में चलते हैं। फर्स्ट इस समिति के पंजीकरण की तारीख से कितने दिनों के भीतर पहली सामान्य बैठक आयोजित की जानी चाहिए? तो ये हमने अभी अभी पढ़ा था, 30 दिनों के भीतर भीतर जो है फर्स्ट जनरल मीटिंग जो है वो आयोजित की जानी चाहिए। समिति की पहली सामान्य बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यहाँ पर जो है सीईओ की जिम्मेदारी होती है। जो सीईओ होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उसकी होती है। और अगर सीईओ नहीं कर पाए तो यहाँ पर फिर रजिस्ट्रार के पास जाती है, ये खुद से या अपने द्वारा अपॉइंटेड किसी भी व्यक्ति से जो है मीटिंग बुला सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पहली सामान्य बैठक में शामिल नहीं है? बैठक के लिए अध्यक्ष का चुनाव, बिल्कुल ये तो पहली बैठक में ही होगा। समिति द्वारा किए गए लेन देन का विवरण प्राप्त करना, ये भी होगा। समिति के चुनाव की प्रक्रिया तय करना, ये भी होगा। समिति के नियमों में संशोधन करना, ये नहीं है। अभी अभी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, पहली बैठक है और उसके अंदर आप बाईलॉज में चेंजेस की बात कर रहे हैं, ये नहीं है। ये पहली मीटिंग का जो है एजेंडा नहीं होगा। नेक्स्ट जो है प्रतिनिधि सामान्य निकाय यानी डेलीगेट्स में, डेलीगेट बॉडी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? अभी हमने पढ़ा था 300 होनी चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 300। 30 से जो है 300 के बीच में होनी चाहिए। न्यूनतम 30 होनी चाहिए, अधिकतम 300। किस स्थिति में प्रतिनिधि सामान्य निकाय का गठन नहीं किया जा सकता? समिति के सदस्यों की संख्या 500 से कम हो तो नहीं किया जा सकता। कम से कम कितने चाहिए उनको? 500 प्लस चाहिए, तभी जाकर के जो है डेलीगेट जनरल बॉडी का गठन किया जा सकता है।
सामान्य बैठक के लिए कोरम की गणपूर्ति क्या होती है? सामान्य बैठक के लिए जो है सदस्यों का जो है अभी अभी हमने देखा था 1/3 1/4 भी नहीं, 1/5वां हिस्सा। 1/5वां हिस्सा कितना होता है? 20%। कम से कम 20% मेंबर्स जो है यहाँ पर आने चाहिए, तभी जाकर के कोरम को कंप्लीट माना जाएगा, तभी जाकर के इस बैठक को लिया जा सकता है, अन्यथा यहाँ पर इस बैठक को नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास में यदि सामान्य बैठक में कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक को कितने दिनों के भीतर स्थगित किया जा सकता है? तो यहाँ पर हमने देखा था मैक्सिमम 15 दिन, 7 से लेकर के 15 दिन के अंतराल तक जो है बैठक को स्थगित किया जा सकता है। समिति की बैठक की सूचना कितने दिन पहले दी जाएगी? 7 दिन, अभी अभी हमने पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण समिति के सदस्य के लिए अयोग्यता का आधार नहीं है? सरकारी कर्मचारी होता है तो बिल्कुल अयोग्य माना जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो भी अयोग्य माना जाता है, समिति के नियमों का उल्लंघन करता है तो भी अयोग्य माना जाता है, लेकिन समिति के सदस्यों की संख्या कम होना ये नहीं है। ये कोई रीजन ही नहीं है, ये कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है किसी सदस्य की अयोग्यता के साथ। मतलब ये कैसे हो सकता है कि कमेटी के मेंबर कम है तो अयोग्य हो जाएगा? नहीं, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? रजिस्ट्रार द्वारा, सब सोसाइटीज के पापा द्वारा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर को कितना पैसा दिया जाएगा वो निर्धारित किया जाता है। समिति के किसी सदस्य को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? सदस्य को हटाना है तो सामान्य बैठक में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार सीधे नहीं हटाते हैं, पहले उनको जो है बैठक में प्रस्ताव पारित करते हैं, फिर उनके पास में जो है यहाँ पर ये प्रस्ताव है वो भेजा जाता है, फिर वो उसे हटाने की अनुमति देते हैं। और उसके बाद में कमेटी की बैठक के लिए कोरम क्या होता है? अभी हमने कमेटी की बैठक के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 50% या 7 सदस्य। समिति यहाँ पर जो कमेटी है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि ये यहाँ पर, इसमें आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हिंदी में जो है सोसाइटी और उसका वो एक ही तरीके से लिखा हुआ है। ये हमारे पास में क्या है? सोसाइटी। और इस सोसाइटी से क्या बनेगी? एक छोटी सी कमेटी बनेगी। इसके लिए कम से कम कितना होना चाहिए? 1/5, ये इसका कोरम है। और कमेटी के लिए कितना होना चाहिए? 50% या 7, जो भी अधिक हो। नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। लास्ट जो है हमारा, समिति को वार्षिक लेखा विवरण कितने दिनों के भीतर तैयार करना होता है? 45 दिनों के अंदर सारे ऑडिट्स, स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट तैयार करनी होती है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस खाते को किस रूप में तैयार किया जाता है? तो हमने अभी भी पढ़ा था, फॉर्म बी में किया जाता है, लेकिन रजिस्ट्रार चाहे तो किसी और प्रारूप में तैयार करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है फॉर्म बी ही सही होगा, क्योंकि वो अनुमति देने के ऊपर डिपेंड करता है। समिति के कर्मचारियों की नियुक्ति किसके द्वारा निर्धारित योग्यताओं के आधार पर की जाएगी? रजिस्ट्रार जो है यहाँ पर योग्यताएं डिसाइड करेगा कि ये योग्यता होने पर, ये फला योग्यता होने पर किसी इंसान को, किसी अभ्यर्थी को जो है यहाँ पर इस पोस्ट पे नियुक्त किया जा सकता है। ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये हमारे रजिस्ट्रार साहब डिसाइड करेंगे। तो चलिए, ये हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। चैप्टर 4 हमने आज कंप्लीट कर लिया है, और अब आने वाले 5, 6, 7 दिनों में मैक्सिमम ये सारे के सारे जो हैं रूल्स हम कंप्लीट कर लेंगे। रूल्स कंप्लीट होने के बाद में बाकी जो सिलेबस बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 क्लास में वो भी कवर हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे बार बार पूछा जाता है कि हम जो है टेस्ट सीरीज कब लेकर के आ रहे हैं। बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, पहले आप इसे पढ़ तो लो, क्योंकि इतनी डिटेलिंग के अंदर कोई बता भी नहीं रहा है आपको। यूट्यूब पे बाकी जो भी टीचर्स हैं इस डिटेलिंग के साथ में आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सवाल जो है वो इन्हीं डिटेल्स में से आएंगे। ये आप बेरेक्ट पढ़ोगे तो लगभग बेरेक्ट में से कोई भी चीज़ मिस नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ही हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं, और इतना मुश्किल भी नहीं है। तो आप एक बार इसे पढ़ लोगे तो आपको कितना भी इन डेप्थ में जाकर के कोई सवाल पूछ लिया जाए, आप अटकोगे नहीं। अगर 2, 4, 5 घंटे आपके एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स को तो आप महीने भर देते हैं ना, तो 2, 5, 4 घंटे के अंदर ये सब चीज़ें हो रही है, तो आप इसको कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो चलिए, इसी के साथ हम आज की ये क्लास है यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर एक नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 या तो दोनों होंगे, या फिर 5 जो भी जिस हिसाब से मैं पढ़ करके आपको बताऊंगा, तो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है चैप्टर 5 या 6 यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए।